यस यस, सॉरी गाइस, यू आर राइट। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे, नाउ एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी, नाउ एवरीबॉडी इज एबल टू हियर मी, ओके। तो x डिस्टेंस पे मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इसकी मास जो है ये m है और इसकी चार्ज e है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन, सपोज नेगेटिव चार्ज e है, ठीक है। इसको यहाँ से रिलीज कर दिया गया, तो आपको बताना है जब यहाँ से रिलीज कर दिया, व्हाट इज द वेलोसिटी अटेन्ड बाय दिस mass having a charge of e minus when it reaches this point, when it reaches this point, suppose this point is a and this point is b, when it reaches b you have to find out the velocity at b। चलो बताओ, you have to find out the velocity at b। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, x दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया, d डिस्टेंस पे है ये, x दूरी पे एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज कर दिया गया, what is the velocity when it reaches the point b, b is the, what is the point b, टनल के ऊपर अपने परपेंडिकुलर खींचा है, तो जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर हिट करेगा टनल को, वो पॉइंट बी पॉइंट। कैसे सॉल्व करोगे इस सवाल को? हाउ वुड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? ओके, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी क्लू नहीं लग रहा है क्या करना है, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है मेरे को, तो आई एम अज्यूमिंग दैट आपको क्लू ही नहीं है कि क्या करना है। आप जो सीखे उसको यूज करो। क्या आप बोल सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी? क्या आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो? कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं। तो पॉइंट ए पे क्या एनर्जी है? पॉइंट ए पे एक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल इनटू चार्ज कर देना पड़ेगा, चार्ज इज ई, so that will give the potential energy, yes or no? Are you understanding this? So what is the potential energy at point A? तो पोटेंशियल निकालना पड़ेगा at point A, पॉइंट ए में पोटेंशियल निकालना, ये सेंटर है, तो ध्यान से देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सेंटर से अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर डिस्टेंस पे आपको पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करो जो आपको सिखाया गया है, व्हाट इज द पोटेंशियल इन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर एट एन इनसाइड पॉइंट? आपको याद है, इट इज के क्यू बाई 2r क्यू, ये रेडियस r है मान लो, इनटू क्या था 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट। यही था ना, के क्यू बाई 2r क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, यस। अरे यही तो था, भूल गया तुम। तो ये जो पोर्शन है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट क्या है? दिस इज द डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे निकालना है। तो वही तो आ रहा था के क्यू बाई 2r क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, किस रेडियस पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। सो ये दिस इनटू चार्ज, ठीक है, विच इज ई, ठीक है, शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू हाफ इनटू मास इनटू वीवी स्क्वायर प्लस व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट बी विल बी के क्यू बाई 2r क्यू 3r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यस और नो? क्या बात समझ में आई है? विच इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी कैन कम विद अ माइनस साइन, दिस इज व्हाट यू विल गेट।
इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू एम इंटू वी वी स्क्वायर शुड बी के क्यू बाई टू आर क्यू। ध्यान से देखो, के क्यू बाई टू आर क्यू 3r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ई माइनस के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू 3r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई। आप के क्यू बाई टू आर क्यू भी कॉमन ले लो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3r स्क्वायर मर जाएगा, डी स्क्वायर मर जाएगा, 3r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गॉन। तो आपकी रिजल्ट आ जाएगी के क्यू बाई टू आर क्यू इंटू ई इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे 2 मर गया, तो आपकी जो वी वी आएगी, वी वी आ जाएगी के क्यू ई बाई एम आर क्यू इंटू एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, दैट विल बी योर वी वी। मैंने इसको सॉल्व कर लिया ऐसे, ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया तो वी वी की वैल्यू है। कुछ कट गया क्या, दिख नहीं रहा है शायद, राइट? जस्ट अ मोमेंट। के क्यू ई बाई एम आर क्यू और एक्स स्क्वायर है, समझ में आया? ये है आपका वीबी। अभी इस सवाल को सॉल्व करने का क्या ये समझ में आ सबको? देखो, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, आपने इक्वेट करके इसको सॉल्व किया है। एवरीवन प्लीज हैव अ लुक। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ध्यान से रिस्पॉन्ड करो मुझे प्लीज। क्या सबको समझ में आया है? क्या किया गया है? पॉइंट ए पे आपने टोटल एनर्जी निकाली है और पॉइंट बी पे आपने टोटल एनर्जी निकाली है, दोनों को इक्वेट कर दिया। यस और नो? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जब टनल के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल को आप डिस्कस करोगे तो इट विल परफॉर्म एसएचएम। मैंने उस एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकाला था। यस और नो? अगर आपको याद है तो बताओ तो मुझे उस एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आया था? एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आया था? एसएचएम का टाइम पीरियड क्या आया था? लास्ट क्लास में आपको बताया गया था एसएचएम का टाइम पीरियड। हाँ, अब सुन, वेरी गुड सत्यजीत। अब इस जो एक्सप्रेशन जो आया है वीवी का, इसको ध्यान से देख। अगर तेरे को दिख रहा है ये जो अंडर रूट ऑफ के क्यू ई बाई एम आर क्यूब है, दिस इज योर ओमेगा। यस और नो? यही ओमेगा था ना आपका? टाइम पीरियड नहीं बोल रहा हूं मैं, ओमेगा पूछ रहा हूं, ओमेगा। अब अगर इस टनल में यह चार्ज पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, अगर मैंने x डिस्टेंस पे इसको रिलीज किया है, क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये एसएचएम का एम्पलीट्यूड जो है वो x है? तो ये जो पॉइंट बी है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या वेलोसिटी मैक्स होती है एसएचएम की, एंड इज इट इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा? तुम्हें याद नहीं है भाई, तुम एसएचएम भूल चुके हो। यस और नो? याद है? याद है? जून के महीने में आपका रेयर का टेस्ट ड्यू है, एसएचएम आने वाला है, तो प्लीज अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। अराउंड सेकेंड वीक के आसपास होगा, तो अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, एसएचएम भूलने से चलेगा नहीं दोस्त। तो V max इक्वल टू ए ओमेगा है, तो तू बता मेरे को एम्पलीट्यूड कितना है? व्हाट इज A? इज A इक्वल टू x? बिकॉज एम्पलीट्यूड कहां पे कंसीडर किया था? जहां पे वेलोसिटी जीरो हो जाए। क्या आपने रिलीज फ्रॉम रेस्ट किया था, मतलब x दूरी पे वेलोसिटी जीरो थी, तो क्या एम्पलीट्यूड x है? तो क्या अगर मैं कॉन्सेप्चुअली लगाऊं तो V एट पॉइंट B इज बेसिकली V max of SHM, and will it be equal to A omega, which is equal to x into omega, and omega is under root of
के क्यू ई बाय एम आर क्यूब। तो किसी बच्चे को अगर एसटीएम समझ में आता है, ये आंसर उसके लिए एक लाइन में आएगा। क्या मेरी बात समझ आई? ये आंसर उसके लिए एक लाइन में आएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? तुम्हें बोलना पड़ेगा, तुम चुप नहीं रह सकते, बोलो एवरीवन, क्या समझ आया है? एवरीवन, मयूरेश जी, यशोधन जी, देवेश जी, गरिमा, गार्गी, चैताली, सिद्धांत चाट से समझ आया है क्या? शोएब, क्या ये स्लाइड पूरी तरीके से समझ आया है? ज्ञानेश्वर, समझ आया है क्या ये स्लाइड पूरा अच्छे से? आया है? बढ़िया। तो अब मेरी बात सुनो, मैं जो तुम्हें अच्छा पॉइंट बताने वाला हूं वो ये है कि टनल प्रॉब्लम्स जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टैट्स में किया है, हूबहू सेम प्रॉब्लम्स ग्रेविटेशन में भी आएंगी। क्या मेरी बात समझ आएगी? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, अब ध्यान सुनो। ये देख, एक टनल है, वही डी डिस्टेंस पे बनाया गया है, इसका रेडियस आर है। ये टनल में, सॉरी, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में प्लस चार्ज है। यहाँ पे एक मास m का पार्टिकल है, उसके ऊपर जो चार्ज है वो E है, E पॉजिटिव चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E पॉजिटिव चार्ज। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे रख दूंगा? क्या होगा? ये अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? इस टनल के अंदर जाएगा या टनल के बाहर जाएगा? अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? रिपेल होगा। वेरी गुड, ये बात सबको समझ आ रही है? अब क्या क्वेश्चन, क्या है सुनिए। क्वेश्चन है, इसको कितना मिनिमम वेलोसिटी से टनल के अंदर थ्रो किया जाए such that it is able to come out from this point, इस पॉइंट से बाहर इजेक्ट हो जाएगी चार्ज पार्टिकल। कितना मिनिमम वेलोसिटी से इसको लॉन्च किया जाए टनल में such that it is able to come out from the other side of the tunnel। क्या मेरी बात समझ में आई है? बताओ क्या करोगे? एवरीवन, एवरीवन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। एवरीवन प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस। सब लोग 1 मिनट का समय लो, कर सकते हो, ट्राई करो। ओके, हिंट दे रहा हूं मैं।
क्या आपको लगता है अगर मैं इसे 0.1 बोलूं, इसे 0.2 बोलूं, क्या आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.1 शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.2, ये कर सकते हो क्या आप? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 इज इक्वल टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.2, क्या ये करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? तो ये जब करने जाओगे, देखो इसने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है सत्यजीत ने। सत्यजीत बोल रहा है कि सर अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली तो दोनों सरफेस का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी सेम हो जाएगा, तो फिर सन्नाटा मच जाएगा। तो क्या मुझे कोई बता सकता है कि ये जो मैंने आपको हिंट दिया, इस हिंट में क्या गलती है, क्या सही करना पड़ेगा इस हिंट में? इस हिंट में एक गलत चीज है कि तुम जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 1 और टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 2 इक्वल करोगे ना, तो दोनों जगह की पोटेंशियल एनर्जी सेम आ जाएगी, तो दोनों दोनों पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी भी सेम आ जाएगी। मतलब जितना वेलोसिटी से फेंका होगा उतना वेलोसिटी से निकल जाएगा, बट आपको वो वेलोसिटी नहीं मिलेगी ना। ये डेरिवेशन मिल जाएगा कि वेलोसिटी जो मिनिमम से फेंकोगे वही वेलोसिटी 0.2 पे भी होगी, बट आपको वो वेलोसिटी मिनिमम की वैल्यू निकालनी। तो क्या गड़बड़ है इस हिंट में, क्या इसमें चेंज करना पड़ेगा, कोई बता सकता है थोड़ा सा? कंजर्व टिल हाफ डिस्टेंस, ब्रिलियंट सुदर्शन, वेरी गुड। क्यों हाफ डिस्टेंस बेटा? वेरी गुड, उसने आंसर दे दिया। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा बिटवीन 0.1 एंड 0.3। ये 0.1 है, ये जो पॉइंट है मिडिल वाला पॉइंट, इसको 0.3 बोलो। तो आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.1 शुड बी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.3 करना पड़ेगा। क्या मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों करना है? वेलोसिटी मिनिमम निकालने के लिए कोई बता सकता है ऐसा क्यों करना है? यहाँ पे बहुत ही होनहार बच्चे बैठे हुए हैं। एनीवन कैन आंसर दिस, कोई भी इसको ट्राई करे। क्या लॉजिक है? सुदर्शन तुमने सही बोला है, बट लॉजिक बताओ। हाँ देवेश बोलो। सर उस पॉइंट पे जो दोनों जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्सेस होंगे वो जीरो होंगे, नेट फोर्सेस, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हाँ तो फिर सर उस पॉइंट तक आने तक उसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी और उसके बाद कम होगी, तो उस पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होगी वही थोड़ा सा निकालनी जोर से पड़ेगी। बोल देवेश, तेरी आवाज थोड़ी कट रही है। सर वो सेंटर तक पहुंचने तक उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है और उसके बाद घटेगी। तो फिर उस पॉइंट पे उसकी मिनिमम वेलोसिटी हमें निकालनी पड़ेगी जिससे वो बाहर निकल सके। तो इसलिए उस पे हमें सही है, थोड़ा सा एक पॉइंट तूने नहीं बोला, बाकी सब कुछ सही बोला। गुड, कीप योर हैंड्स डाउन नाउ। एकदम सही है, देख ध्यान से। मुझे मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो दूसरे एंड से बाहर आ जाए। अब लॉजिकली सोच, 0.1 में जब तूने फेंका है, एक बार अगर वो 0.3 जस्ट क्रॉस कर गया ना, 0.3 अगर उसने जस्ट क्रॉस कर गया ना, तो अगर तेरी बुद्धि तेज चली तो समझ में आएगा कि 0.3 को जैसे ही क्रॉस करेगा फिर उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसको अपने आप इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप उसको 2 से बाहर निकाल देगा। सोच लॉजिकली, क्योंकि 0.3 क्रॉस करने के बाद उसके ऊपर रिपल्सन लगेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन लगेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स उसको बाहर कर देगा। मतलब तुम्हारा पूरा एनर्जी जाएगा उसको 0.1 से 0.3 तक भेजने के लिए, क्योंकि 0.3 जैसे ही वो क्रॉस करेगा वो ऑटोमेटिकली 0.2 से बाहर आ जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिकल फोर्स विल गिव अ रिपल्सन फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। क्या मैं समझा पाया आपको? किसी को कुछ नहीं आया भाई? सब सो रहे हैं, एसी वेसी चला के ऑन मस्त एकदम सो जाओ, सर तो देखेंगे नहीं, सो जाओ आराम से। और मम्मी पापा भी सोचेंगे पढ़ाई कर रही है बच्चा और बच्ची, तो सब लोग खुश। सर को चिल्लाने तो क्या है, बूढ़ा आदमी चिल्लाएगा, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं? यस और नो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.1 शुड बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट 0.3। यस नो मे बी, क्योंकि 0.3 अगर वो पहुंच गया ना,
0.3 के बाद ऑटोमेटिकली खुद से वो रिपल्सन फोर्स के कारण 0.2 पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको वर्क डन करने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिकल फील्ड वर्क डन करेगा। क्या मेरी बात समझ आई है? तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा 0.1 और 0.3 के बीच में। क्या समझ आई है? क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो? इक्वेशन लिख डालो। यशोधन, आर यू देयर? मयूरेश बोरकर, प्रेजेंट हो क्या तुम? मयूरेश जी, मयूरेश, यशोधन प्रेजेंट है। मयूरेश किधर गया वो? है तो रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? सो गया वो। मैं बोल रहा था ना कुछ बच्चे सो जाते हैं, सो गया है वो। टोटल मैकेनिकल 1, टोटल मैकेनिकल 3। मेरे पास पूरा लिस्ट है, मैं सबके नाम देख रहा हूँ, किसी भी वक्त किसी को भी बुला सकता हूँ। तैयार रहना। टोटल मैकेनिकल 1, टोटल मैकेनिकल 3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको इन दोनों पॉइंट के बीच में, सर वो टनल का डिस्टेंस क्या है? अनुष्का, अनुष्का तुम सीबीएसई की टॉपर हो, आई डोंट एक्सपेक्ट सच क्वेश्चंस फ्रॉम यू। टनल का डिस्टेंस क्या है तुम नहीं निकाल सकती क्या? तुमको डिस्टेंस डी पता है सेंटर ऑफ द स्फीयर से टनल तक का, और रेडियस आर पता है। तुमने सर्कल के ऐसे क्वेश्चंस 1000 बना चुके होगे, उसके बाद सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिया होगा। थीटा 45 लेके, 45 क्यों? 45 क्यों? किसने बोला 45 है थीटा? नहीं अनुष्का, नहीं 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 नहीं, सोचो। अरे यार क्या कर रहे हो यार, ये क्या कर रहे हो? कैसा सवाल है ये? कैसा सवाल है ये? व्हाट इज दिस? ऐसा सवाल नहीं बनाया तुमने। डी नहीं लिखा था, ओके ठीक है। क्या क्लैरिटी है ये? एवरीवन इज गेटिंग इट? क्या सॉल्व कर पाओगे ऐसे सवाल जो मैंने अभी कराए? ये टनल वाले प्रॉब्लम्स मैं फिर से बता रहा हूं, टनल प्रॉब्लम्स आपको दो जगह मिलेंगी, एक इलेक्ट्रोस्टैट्स और दूसरा ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल कर लिया, ग्रेविटेशन में एग्जैक्टली हुबहू वही चलेगा, सिर्फ चार्ज की जगह पे मास आ जाएगी भाई। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अरे बोलो भाई, क्लैरिटी है? बढ़ जाऊं आगे? शैल वी मूव अहेड? आइए आइए चलिए। अभी देखिए कुछ कैविटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स करते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर्स जिसके अंदर कुछ कैविटी है इस टाइप का, और यहाँ पे आपका कंडक्टिंग मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि सपोज इफ आई से दैट there is a point A here, there is a point B here and there is a point C। आपको पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों लिखनी है। एंड सपोज इफ आई टेल यू दैट इसके सरफेस पे एक चार्ज दे दिया गया है विच इज प्लस क्यू चार्ज इसके सरफेस पे है। You have to tell me electrical field at A, electric field at B, electric field at C, potential at A, potential at B and potential at C। ये सब चीजें आपको बतानी है। चलिए मिल के करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, अब लॉजिकली सोचो, आपने चार्ज क्यू इधर दिया हुआ है, अगर आप गॉस लॉ लगाओगे और अगर आप एक गॉसियन सरफेस जस्ट इसके अंदर बनाओगे तो आपको पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल में अगर आपने गॉसियन सरफेस बनाया है तो कंडक्टिंग इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 है।
इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है मतलब चार्ज एनक्लोज जीरो होगा, तो चार्ज एनक्लोज जीरो है मतलब इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे जीरो है। तो इस आउटसाइड कंडक्टर के अंदर कहीं पे भी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट ए विल बी जीरो। What will be the electrical field at point B? Electrical field at point B has to be zero because it is present in the conducting material. तो कंडक्टिंग मटेरियल जहां जहां होगा वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, ये तो तय है। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इस केस में होगा बिकॉज इस केस में अंदर में कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट ए विल बी जीरो। Electrical field at point B will also be zero because B is present in the conducting material. याद रखना, मैंने आपको बताया था अगर कहीं पे भी कंडक्टिंग मटेरियल है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो होगा, भले कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड हो या ना हो। क्या मैंने ये बात समझाई थी आपको, याद आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे आर इज द डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम center of this sphere, from center of sphere। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये ई ए ई बी ई सी आपको समझ में आया क्या? देखो ध्यान से, क्या मैंने बोला था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर निकालना है तो अगर आप गॉस लॉ लगाओगे तो पॉइंट सी आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस लोगे, उसके अंदर चार्ज एनक्लोज इज क्यूब एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हम उस केस में ये पूरा का पूरा चार्ज जो सरफेस पे है, क्या इसे मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा चार्ज इस सेंटर पॉइंट पे आके कॉन्सेंट्रेट हो गया? रिमेंबर, इसीलिए के क्यू बाई आर स्क्वायर आया। क्या ई ए ई बी ई सी क्लियर है भाई? ये पूरा 100% क्लैरिटी चाहिए मुझे, है ना? ये सब आपको लिखना आना चाहिए, यही आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा पूरे इस चैप्टर में, ठीक है? अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ध्यान से देखो, सरफेस जो है, सरफेस पे आपने चार्ज क्यू दिया हुआ है। मान लो मैं रेडियस बोल देता हूँ कि सपोज ये रेडियस है, रेडियस इनर, ये potential at the surface which is also equal to potential at any other point within the boundary, external boundary of the sphere। तो क्या VA और VB इन दोनों का पोटेंशियल किसके बराबर होगा? VA एंड VB विल बी इक्वल एंड इट विल बी इक्वल टू क्या? KQ बाई, कौन बताएगा क्या होगा यहाँ पे? नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा बोलो? ये देखो, ये बताया गया है, याद करो। सरफेस पे पोटेंशियल कितना लिया गया था? के क्यू बाई आर ओ, वेरी गुड, रेडियस आउटर। क्या वीबी का पोटेंशियल वीए के बराबर होगा और वो के क्यू बाई आर ओ होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर आउटर, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट सी? क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या पोटेंशियल किसी एक्सटर्नल पॉइंट में निकालने के लिए क्या पूरा का पूरा चार्ज को हम इस स्फीयर के सेंटर पे मान सकते हैं? तो फिर इसे के क्यू बाई आर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो, बोलना पड़ेगा। क्लियर है एवरीवन? गुड, आओ ध्यान से देखो। कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे पूरा प्रेजेंट है, सेंटर पे क्यू चार्ज रखा गया है, सेंटर पे, ठीक है? अब मुझे बताओ, सेंटर पे अगर मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ, प्लस क्यू चार्ज ऐसा याद है मैंने किया था, एक थ्रेड से एक स्फीयर ले लो या बॉल ले लो, मेटेलिक बॉल, उसके ऊपर चार्ज क्यू डाल दो, बिकॉज चार्ज क्यू आप हवा में नहीं रख सकते, राइट? यू हैव टू गिव इट ऑन सम सरफेस। कॉटन थ्रेड से इनर सरफेस से कोई भी एक पॉइंट पे लटका के अंदर कैविटी में डाल दो प्लस क्यू चार्ज।
ये प्लस क्यू चार्ज जो आपने डाला, क्या आप लॉजिकली बता सकते हो कि इसके कहाँ पे कितना कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये प्लस क्यू चार्ज के कारण? क्या आप बता सकते हो? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर सही तरीके से दो। बोलो, ये प्लस क्यू चार्ज अगर इनसाइड में है, कहाँ पे कितना कितना चार्ज इंड्यूस होगा, बता सकते हो क्या? जल्दी बोलो guys, you have to respond यार, come on, you're unnecessarily slowing the pace, you're unnecessarily slowing the pace, जल्दी बोलो। क्या ये प्लस क्यू के कारण इस स्फेरिकल कंडक्टर के इनर कैविटी पे, इनर कैविटी के इनर वॉल्स पे, क्या आपको लगता है कि एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे आएगा? यस, इज इट माइनस क्यू एवरीवन? सब लोग बोलो, इज इट माइनस क्यू? प्लस क्यू है तो फिर से वहां पे एक माइनस क्यू चार्ज आएगा और एक चार्ज प्लस क्यू बाहर आ जाएगा, बिकॉज आपने इस कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं दिया था। तो अगर आपने कंडक्टर को कोई भी चार्ज नहीं दिया था तो प्लस क्यू चार्ज अगर सेंटर पे है ऑफ दिस कैविटी, तो माइनस क्यू चार्ज इसके इस कैविटी के इनर वॉल्स पे आया और प्लस क्यू चार्ज इस कंडक्टर के आउटर वॉल पे आया, स्फेरिकल कंडक्टर। तभी ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू न्यूट्रलाइज हो जाएगा और आप कंडक्टर के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं होगी, बिकॉज आपने कंडक्टर को चार्ज नहीं दिया है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? और ये जो रेड कलर का आपका जोन है, आपको पता है कि इस रेड कलर के जोन में आपको कहीं पे भी कोई चार्ज नहीं मिलेगा, सारा चार्ज इधर इनर वॉल्स ऑफ द कैविटी में आएगी या आउटर वॉल्स ऑफ द कंडक्टर में आएगी। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है ये? पक्का एवरीवन? अब सुनो, अब सुनो, इस पॉइंट को नोट करो, अच्छे से समझो। प्लस क्यू या माइनस क्यू, इधर प्लस क्यू। अब देख लॉजिकली इस बात को। तो ये जो आपका स्फेरिकल कंडक्टर था, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, ये एक स्फेरिकल शेल S1 है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, और एक स्फेरिकल शेल S2 है जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। बिकॉज ये वाले जोन पे जहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल था वहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो जिसके कारण आप इसे बेसिकली दो स्फीयर, एक इनर कैविटी में प्लस क्यू चार्ज, फिर एक आउटर स्फेरिकल शेल बना, इनर स्फेरिकल शेल बना लो S1 का और एक आउटर स्फेरिकल शेल बना लो S2 का। इनर स्फेरिकल शेल में माइनस क्यू चार्ज है और आउटर स्फेरिकल शेल में प्लस क्यू चार्ज। तो क्या आप इसको इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो? फिर से देखो, ये प्लस क्यू, ये S1, इसके ऊपर माइनस क्यू, और ये S2, इसके ऊपर फिर से प्लस क्यू। क्या इस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो? ठीक है, तो आपका ये जो ओरिजिनल डायग्राम था, इट बॉइल्स डाउन टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप इसी डायग्राम के लिए मैं फिर से बनाता हूं। आपको क्या करना है, आपको 3 पॉइंट दे रहा हूं, A, B, C। आपको पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट B, पोटेंशियल एट C, इलेक्ट्रिक फील्ड एट A, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, इलेक्ट्रिक फील्ड एट C, ये सब निकालना है। तो अगर आपकी बुद्धि तेज चल रही है तो आपको एक बात समझ में आएगी, ध्यान से देखना, कि जो पोटेंशियल और फील्ड है, इट इज बिकॉज एट एनी पॉइंट इज बिकॉज ऑफ, बिकॉज आपने इसका डायग्राम ऐसे बना दिया था, तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, यहाँ पे A प्रेजेंट है, यहाँ पे B प्रेजेंट है, यहाँ पे C प्रेजेंट है, इट इज बिकॉज ऑफ चार्ज Q इन द कैविटी, charge minus q in S1 sphere and charge plus q in S2 sphere। तो क्या सबके लिए आपको कंसिडर करना पड़ेगा? मान लो
आपकी इनर वॉल की रेडियस है आर इनर और आउटर वॉल की रेडियस है आर आउटर, ये मैं आपको बोल देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, नेट। चलिए मिलके करेंगे। इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ चार्ज Q will it be equal to KQ by R square? What is R? R is the distance of this point from the charge. ठीक है। What is the potential? Sorry potential यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, what is the electrical field at A because of minus Q charge in S1? माइनस क्यू चार्ज S1 में प्रेजेंट है, उसके कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी, कोई बता सकता है? बेसिक है, पढ़ा हुआ है आपने। कितना होगा? एनीवन? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द चैट सेक्शन। कितना होगा बोलो। S1 ये जो कैविटी पे या फिर ये स्फेरिकल शेल पे जो S1 चार्ज है, S1 स्फेरिकल शेल है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है, उसके कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी? 0 होगी भाई। अगर चार्ज सरफेस पे है तो इनसाइड पॉइंट पे कितना चार्ज होता है? सरफेस पे जो चार्ज उसके इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होती है? 0। बिकॉज हमने समझा हुआ है कि जो भी चार्ज देंगे वो सरफेस पे ही रेस्ट करेगा और उसके कारण उसके अंदर पे, उस सरफेस के अंदर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होगी। दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड ना। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज जो स्फेरिकल शेल S2 पे प्रेजेंट है, इसको हमने, जो ओरिजिनल डायग्राम था आपका ये वाला ओरिजिनल डायग्राम, इसको हमने रिड्यूस कर दिया इस पे। और इस पे क्यों रिड्यूस किया है? क्योंकि हमने देखा कि जहां जहां कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट है वहां पे चार्ज हो ही नहीं सकता। तो आपका जो इनर शेल है उस पे माइनस क्यू चार्ज मान लो, और जो आउटर शेल है जो S2 है उस पे प्लस क्यू चार्ज मान लो। तो प्लस क्यू चार्ज जो S2 पे प्रेजेंट है उसके कारण पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी होगी? फिर से 0। तो आपकी टोटल इलेक्ट्रिकल फील्ड पॉइंट ए पे कितनी हो जाएगी? बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज इन द कैविटी, माइनस क्यू चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल S1 एंड प्लस क्यू चार्ज ऑन द स्फेरिकल शेल S2, इट इज KQ by R square। क्या मेरी बात समझ में आई है? अब पॉइंट बी पे देखते हैं। देखो अपना कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पॉइंट बी कंडक्टिंग मटेरियल में प्रेजेंट है, इसीलिए इस पॉइंट पे निसंदेह आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड 0 होनी चाहिए। बट हम कॉन्सेप्चुअली इस पॉइंट को डिराइव करेंगे। पॉइंट बी पे जब हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है तो प्लस क्यू चार्ज जो कैविटी में प्रेजेंट है उसके कारण पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी KQ by R square। ठीक है। अब जो माइनस क्यू चार्ज S1 पे प्रेजेंट है स्फेरिकल शेल पे, उसके लिए पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगी माइनस KQ by R square। क्या कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट के लिए ये माइनस क्यू चार्ज जो स्फेरिकल सरफेस पे लाई कर रहा है, कंडक्टर S1 जो स्फेरिकल कंडक्टर है या उसके सरफेस पे जो लाई कर रहा है माइनस क्यू, क्यों क्या हम उस पूरे चार्ज को उस स्फेरिकल शेल S1 के सेंटर पे मान सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट के लिए? तो सेंटर पे मान लेंगे तो दूरी पॉइंट बी की हो जाएगी स्मॉल r, तो माइनस KQ by R square, बिकॉज वहां पे माइनस क्यू चार्ज है। एंड प्लस क्यू इन S2 के कारण फिर से क्या हो जाएगा? 0। तो क्या दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आ रहा था, ये 0 आ रहा है। और जो हमारा फंडा है वो भी यही बोल रहा है कि ये 0 आना चाहिए। क्या आपको समझ में आया कि ये 0 कैसे आया? एवरीवन, 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 सबको बोलना पड़ेगा। अब आप बताइए, आप खुद से बताओगे व्हाट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी?
पॉइंट सी पे, क्या पॉइंट सी पे क्यू इन द कैविटी के कारण आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, माइनस क्यू ऑन S1 के कारण आ जाएगी माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड प्लस क्यू ऑन S2 के कारण आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या ये बन जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर ओनली, क्योंकि ये माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर कट जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर आएगा। और हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट पे क्या पूरा का पूरा चार्ज हम उसके सेंटर पे मान सकते हैं, सो इट विल बिकम के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? एवरीवन समझ में आई है? बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। क्लैरिटी, क्लैरिटी है? चलो अभी पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, एकदम गड़बड़ ना करना, सही से बोलना। चलो पोटेंशियल एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल आ जाएगा इन द कैविटी, इज इट के क्यू बाई आर, माइनस क्यू चार्ज ऑन S1 उसके कारण आ जाएगा के क्यू बाई आर इनर, माइनस के क्यू बाई आर इनर, सॉरी, यस और नो। और प्लस क्यू चार्ज इन S2 के कारण आ जाएगा प्लस के क्यू बाई आर आउटर। क्योंकि देखो ये मैंने कैसे लिखा, ये दो पॉइंट आपको समझ में आया क्या? व्हाट आई डिड एवरीवन, देखो जो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे पोटेंशियल है, क्या वही पोटेंशियल इनसाइड के हर पॉइंट पे होगी? बिकॉज वो इक्विपोटेंशियल रीजन बन जाती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड अंदर जीरो होना मतलब वो इक्विपोटेंशियल रीजन है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल है क्या वही पोटेंशियल इनसाइड के हर पॉइंट पे मिलेगी? अरे भाई आया कि नहीं? बेसिक्स है, ये करना पड़ेगा। बोलो यस, गुड। नेट कितना आएगा बोल? नेट आएगा के क्यू कॉमन ले लो, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर आउटर माइनस 1 बाय आर इनर। क्या मेरी बात समझ में आई है? दिस इज व्हाट इज द नेट पोटेंशियल एवरीवन। चलो पॉइंट बी पे बोलो, सही से बोलना, पॉइंट बी पे के क्यू बाय आर इनसाइड कैविटी के अंदर जो प्लस क्यू चार्ज उसके कारण के क्यू बाय आर, जो माइनस क्यू है उसके कारण आ जाएगा माइनस के क्यू बाय आर, और जो सरफेस ऑफ द आउटर स्फेरिकल शेल में प्लस क्यू चार्ज है उसके कारण आ जाएगा के क्यू बाय आर आउटर। सही किया क्या मैंने? तो आपका पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाई आर आउटर। बोल हाँ या ना? तो मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, बोलो बोलो होनहारो, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, बोलो। पॉइंट सी पे पोटेंशियल निकालना है, कैविटी पे जो क्यू चार्ज रखा हुआ है उसके कारण के क्यू बाई आर, माइनस क्यू चार्ज जो सरफेस S1 पे रखा गया उसके कारण माइनस के क्यू बाई आर, और जो प्लस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे आया हुआ है उसके कारण प्लस के क्यू बाई आर। तो क्या रिजल्ट है के क्यू बाई आर? क्या मेरी बात समझ आई है? क्या आपको ये पूरा जो मैंने पूरा जो ये सभी प्रॉब्लम्स एक एक करके सॉल्व करके दिया है, क्या आपको समझ में आया है? ये आपको 100% क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई एवरीवन? गुड। चलो देखो आपको यहां से एक बात समझ में आनी चाहिए, तो क्या है सुनिए, देखिए ध्यान से, आपको समझ में आएगी एक बात, राइट? कि एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, that is being impacted by the charge that is present on the outer surface, and it is not impacted by the charge which is present inside the outer surface। बहुत बड़ी बात बोली है मैंने। जैसे कि मैं चाहता हूं कि आप फोकस करें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी के पूरे एक्सप्रेशन के ऊपर, इसके ऊपर फोकस करें। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी।
आपको ये समझ में आएगा कि पॉइंट सी पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है that is affected only by the charge which is present on the outer surface of the conductor. It is not affected by the charge which is present inside the cavity and which is induced on the inner wall of the cavity. उसके कारण वो impact नहीं हो रहा है पॉइंट सी की इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे सर, आपको कैसे पता चला? ध्यान से देख, ये जो पोर्शन है KQ/R² का, क्या ये इलेक्ट्रिकल फील्ड था पॉइंट सी पे बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज इन द कैविटी, और ये जो माइनस KQ/R² है, इज इट द इलेक्ट्रिकल फील्ड एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द कैविटी? क्या ये दोनों का सम एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं? तो फिर तुम्हारा जो रिजल्ट KQ/R² आ रहा है, दिस इज एंटायरली बिकॉज ऑफ दिस KQ/R²। क्या मेरी बात समझ आई? बोलना पड़ेगा भाई। इसका मतलब आउटसाइड पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इट इज गेटिंग अफेक्टेड ओनली बाय द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर का आउटर सरफेस है, वहां पे जो चार्ज प्रेजेंट है, वही एक्सटर्नल पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसी चार्ज से अफेक्ट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, अगर ये बात समझ में आई है तो इसका रिवर्स भी होल्ड ट्रू करता है। इसका रिवर्स होल्ड ट्रू करता है मतलब क्या, समझ, देख ध्यान से। ये देख, सपोज ये कैविटी है, यहाँ पे कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट है, ठीक है, ये कैविटी है, मान ले यहाँ पे तूने प्लस क्यू चार्ज दिया, क्यू इनसाइड ऑफ द कैविटी, और यहाँ पे जो इंड्यूस्ड हुआ ये चार्ज है माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और यहाँ पे जो चार्ज आया ये प्लस क्यू आउटसाइड चार्ज है। तो कोई भी पॉइंट अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट लूंगा तो इस पॉइंट पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट विल बी डिसाइडेड बाय the charge which is residing on the outer surface of this conductor. Electric field here is not at all influenced by charge which is present in the cavity and the minus q induced charge which is induced on the inner walls of the cavity. इसके कारण इस जगह पे कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा। मतलब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर हम यहां पे एक चार्ज रखते हैं प्लस क्यू चार्ज, तो ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए हैं, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस ओनली इसके सरफेस पे, इस कैविटी वॉल के सरफेस पे जो चार्ज रहेगी will only get affected by this electrical field. इनसाइड में कोई चार्ज है या यहाँ पे कोई इंड्यूस चार्ज आया है, these will not be affected by charge Q। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब अगर आप किसी स्फेरिकल कैविटी में, सॉलिड कंडक्टिंग एक स्फीयर ले लो, बीच में अंदर में कहीं पे कैविटी है, उस कैविटी में कोई भी अगर दूसरा चार्ज प्रेजेंट है तो उस चार्ज के कारण एक इनर वॉल ऑफ द कैविटी में एक ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा। तो ये जो चार्ज एक्चुअली था और जो चार्ज इंड्यूस्ड है, दिस विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय द चार्ज व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड। मतलब ये आउटसाइड चार्ज सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट रहेगी, इस कैविटी वाले
नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के जो कंडक्टिंग स्फीयर के जो सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट होगी, सिर्फ उसी को ये चार्ज प्लस क्यू अफेक्ट करेगा। मतलब ये चार्ज प्लस क्यू का जो फील्ड है ये सिर्फ एक्सटर्नल टू द कंडक्टर जो उसके जिसके अंदर जो कैविटी है उस पे जो चार्ज प्रेजेंट है दैट विल ओनली गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर एक्सटर्नल चार्ज, बिकॉज चार्ज है तो चार्ज ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट किया। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इस कैविटी के अंदर अगर कुछ भी प्रेजेंट है दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड। यस, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। Yes, magnitude of the induced charge can be different depending upon the charge that is present in the cavity. ठीक है, इस फेनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। व्हाट डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग शेज? क्या इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज है या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड सिर्फ इस कंडक्टिंग स्फीयर जो आपने लिया जिसके अंदर एक कैविटी है उसके सरफेस पे जो चार्ज है उसी को अफेक्ट कर सकती है, उसी के ऊपर फोर्स लगा सकती है, उसी के अंदर चेंजेस ला सकती है। लेकिन कैविटी के अंदर अगर कोई भी चार्ज प्रेजेंट है या कोई भी इंड्यूस चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं ला सकता। दिस इज व्हाट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। और इसका यूटिलिटी ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी ये है कि बहुत बार ऐसे डिवाइसेस होते हैं which is ऐसे डिवाइसेस होते हैं which is influenced by इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में इलेक्ट्रिकल फील्ड हो सकती है तो इन्वायरमेंट के इलेक्ट्रिकल फील्ड से वो अफेक्ट हो सकती है। ऐसे डिवाइस होते हैं which is influenced by इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ऐसे डिवाइसेस को जनरली तुम कहाँ रखते हो? एक शेल लो जिसके अंदर एक कैविटी है, यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रखो। तो जब हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इस सेल के अंदर रखेंगे, यहाँ पे कंडक्टिंग मेटेरियल प्रेजेंट, तो अगर बाहर में कोई एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है भी तो ये एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ के चार्ज को इन्फ्लुएंस करेगा या कहाँ इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस कर सकता है? सिर्फ सरफेस पे। क्या इस कैविटी के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है इट इज अनटच्ड बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड, या फिर कोई एक्सटर्नल में चार्ज प्रेजेंट है तो इस चार्ज ने खुद से अपनी एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट की। इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से सिर्फ सरफेस पे जो चार्ज प्रेजेंट है वही इफेक्ट होगा, जो इनर में जो भी मटेरियल प्रेजेंट है या जो भी है इट विल गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड दैट इज अप्लाइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप ऐसा समझ सकते हो, प्रैक्टिकल बात है कि जब लाइटनिंग हो रही है तो ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप कार के अंदर रहें। लाइटनिंग हो रही है, ऐसा लाइटनिंग आ रहा है, ये लाइटनिंग आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होती है बिटवीन द अर्थ एंड द ये क्या बोलते हैं स्काई। तो वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होती है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड आती है। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस जो आती हैं। अब जब आपने ऐसा यहाँ पे बैठा है तो आप बेसिकली समझ सकते हो कि ये एक मेटालिक ऐसा केस रहता है कार का बॉडी, तो यहाँ पे कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब जहाँ पे ये बंदा बैठा हुआ है ये तो कैविटी है ना भाई, तो ये कैविटी है तो इस जगह पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं आ सकती। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं आ सकती। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? Are you understanding what I'm trying to say? Everyone, please. Everyone, are you understanding? Are you understanding what I'm trying to say? Everyone, clear है ये? बढ़िया।
So this concept is known as electrostatic shielding. मैंने वो टर्म लिखाया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या मतलब क्या बेसिकली है? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर है वो कैविटी में प्रेजेंट किसी भी डिवाइस को या कोई भी चार्ज को अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर एक्सटर्नल में कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड है या कोई भी चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट हो रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस कंडक्टर के सरफेस पे जो चार्ज है उन्हीं को अफेक्ट कर सकती है, उन्हीं के ऊपर फोर्स लगा सकती है। बट इनर में कोई अगर चार्ज प्रेजेंट है उसके ऊपर कोई फोर्स लगा नहीं सकती। क्या मेरी बात समझ में आई है? एवरीवन, एवरीवन, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? क्या क्लैरिटी है? 100%? यस, बहुत बढ़िया। ध्यान से। तो ये जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, ये करना, वो करना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल बनते हैं। आपको इसको सही तरीके से, और ज्यादा स्फेरिकल कंडक्टर्स के ही सवाल बनते हैं, तो आप उसको सही तरीके से समझ के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड पोटेंशियल आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है। व्हाट इफ इट इज नॉन कंडक्टिंग सरफेस? नॉन कंडक्टिंग सरफेस पे जनरली आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी ना। जहाँ पे भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो वहाँ पे अंदर पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी। वो तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, ऑलरेडी आप निकाल चुके हो ना। वो तो पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड मिलेगी। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा तो इनर वाले से डिस्टेंस ले लो और आउटर वाले से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से ले लो। तो मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। यस स्नेहल, टेल मी व्हाट्स योर क्वेश्चन। स्नेहल, ओके, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके,